Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to the part 3 of the series of current affairs from January 1 to January 10. Let's look at the most important updates. देखो, पॉश एक्ट के बारे में हम बात करेंगे. व्हाट इज पॉश एक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को चैलेंज किया गया है. कौन सी हाई कोर्ट की? बॉम्बे हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को चैलेंज किया गया है. कौन सी गाइडलाइंस को चैलेंज किया है ये हम देखते हैं. तो जैसा मैंने कहा, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के बारे में हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर हाई कोर्ट ने गाइडलाइन ये दी थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि जो भी केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो जजमेंट है, चाहे वो प्रोसीडिंग्स हैं, वो मीडिया तक नहीं जानी चाहिए. ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो विक्टिम है, जो विमेन है, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है, तो इसी को चैलेंज किया गया. तो द प्रोविजन दैट इज चैलेंज पर्टेन्स टू ब्लैंकेट बार ऑन पार्टीज एंड एडवोकेट्स फ्रॉम शेयरिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स विद द मीडिया. तो ये गाइडलाइंस जो फॉर्म की हैं, ये जस्टिस जीएस पटेल ने फॉर्म की हैं और इन्हीं गाइडलाइंस को चैलेंज किया जा रहा है. क्यों चैलेंज किया जा रहा है? देखो, मैं इसका रैशनल आपको समझाता हूँ. पहले तो आपको ये समझ में आ गया ये गाइडलाइंस क्यों लगाई गई है, ताकि जो विमेन है, जो विक्टिम है, उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे डिस्क्लोज ना किया जाए. ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसे वायलेट करता है. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन को भी वायलेट करता है. और एक और आर्ग्यूमेंट जो दिया गया है वो ये है कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो ऐसे केसेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पब्लिक डिस्कोर्स मतलब जो लोगों के बीच में बातचीत होती है. स्पेशली देखो, जब आप कोई भी ऐसा केस होता है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो वहां पर जो लोगों का ओपिनियन होता है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो काफी हद तक जजमेंट पे असर डालता है. और इसी आर्ग्यूमेंट को लेकर के इसे चैलेंज किया गया है. तो द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट अ ब्लैंकेट बार इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इट इज एन एनक्रोचमेंट ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक डिस्कोर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द नेचर ऑफ लीगल एंटाइटलमेंट्स दैट आर डिलीवर्ड टू विमेन. देखो, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं. ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का मैटर जो है, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में समझना हमें जरूरी है. तो 1997 में एक केस आया था, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ठीक है, जहां से विशाखा गाइडलाइंस बनी थी वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के. ठीक है, इन्हीं गाइडलाइंस का बेस लेकर के प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 फॉर्म हुआ. द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड क्रिएट्स अ मैकेनिज्म फॉर रिट्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें पता होना चाहिए जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है उसके बारे में. और फिर ये केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में तो अपन ने बात करी ही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं. सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुई, वन लाइनर क्वेश्चन के लिए है. ठीक है, यहाँ पे नाम थंबनेल में इंडिया एंड जापान है, बट ये यूएस लेड एक्सरसाइज है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है. इनमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, साउथ कोरिया में है. पैसिफिक ओशियन में ये एक्सरसाइज हुई है, सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज. ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स को लेकर के ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज की गई है. अगेन जैसा मैंने कहा, वन लाइनर तैयार करना है अपने को मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बैकग्राउंड से. पुलिस फ्लाउटेड एसपीजी गाइडलाइंस. देखो, ये जनवरी की शुरुआत में न्यूज में रहा था. पीएम मोदी साहब का जो कॉन्वॉय था उसे पंजाब में ब्लॉकेडेड कर लिया गया था. एक फ्लाईओवर के बाद वो आगे बढ़ नहीं पाया था. इनफैक्ट मोदी जी को वापस आना पड़ा था और काफी हंगामा हुआ था पीएम की सुरक्षा में चूक के नाम पर. तो यहाँ पर जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट का बैकग्राउंड अपन थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है, तो 5 जनवरी को ये काम हुआ था जब मोदी साहब का कॉन्वॉय जो है वो एक फ्लाईओवर पे रोक लिया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अगेन अंडर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट. तो ये बेसिकली इश्यू, अगेन जैसा मैंने कहा, इश्यू तो चलो अपनी जगह पर न्यूज में रहा था, बट इंपॉर्टेंट बात जो ये है, जो बैकग्राउंड है, वो ये है कि पीएम की सिक्योरिटी क्या होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट क्या होता है. तो एसपीजी एक्ट क्यों स्टेट पुलिस के ऊपर दबाव बना रहा है? क्योंकि एसपीजी एक्ट का सेक्शन 14 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल असिस्टेंस टू द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. तो जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में मूव करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसको जो भी रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए वो स्टेट पुलिस को प्रोवाइड करनी होती है. तो यहां पर जो है वो ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाला जा रहा है. अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है क्या? देखो, इंदिरा गांधी जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनका असैसिनेशन हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, और उनके असैसिनेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्रिएट किया गया 1985 में. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1988. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है.
ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर एंड हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको यूनियन गवर्नमेंट, सारा काम जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होता है। इसके मेंबर्स को चुनने का काम भी यूनियन गवर्नमेंट करती है, और इसके मेंबर्स अपने टर्म के दौरान रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऑल द डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, नो मेंबर ऑफ द ग्रुप शैल रिजाइन ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। इसको अमेंड किया गया, एसपीजी एक्ट 1988 में फॉर्म हुआ था, ये अपन बात कर चुके हैं। 2019 में एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के फैमिली मेंबर्स को रिटायरमेंट के 1 साल बाद तक का प्रोटेक्शन दिया जाता था, और फैमिली मेंबर्स को या प्राइम मिनिस्टर को जो प्रोटेक्शन दिया जाता था वो रिगार्डलेस ऑफ कि वो कहां पर है, कहीं पर भी वो जाएंगे वहां पर वो प्रोटेक्शन जाता था। यानी प्राइम मिनिस्टर का इमीडिएट फैमिली मेंबर, लेट से प्राइम मिनिस्टर की वाइफ किसी दूसरे स्टेट में भ्रमण के लिए गई है, तो भी उनके साथ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जाएगा। तो ये मोर ऑफ अ शो ऑफ ज्यादा हुआ करता था प्रोटेक्शन से ज्यादा, और उसके ऊपर काफी खर्चा भी आया करता था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि प्रोटेक्शन तो 5 साल कर दी है, ठीक है, प्रोविजन अमेंड करके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फैमिली मेंबर्स की जो प्रोटेक्शन है वो तो 5 साल कर दी है। यानी रिटायरमेंट के 1 साल के बाद तक नहीं, रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन प्रोटेक्शन कहां मिलेगी? जो आपका अलॉटेड रेजिडेंस है, जहां आप जिस घर में रहते हो उस घर के बाहर प्रोटेक्शन लगाई जाएगी। उसके अलावा आप कहीं भी आओ जाओ, आपके साथ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप नहीं रहेगा, ठीक है। वाइल द पीएम इज इन पावर, तब भी जो प्रोटेक्शन है वो रेजिडेंस पर ही रहेगी। तो आपको जो प्रोटेक्शन मिल रही है वो आपको आपके घर पे मिल रही है, आपके घर के बाहर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट 2019 में किया गया कॉस्ट को कम करने के लिए। अच्छा, FCRA नॉट फॉर मिशनरीज ऑफ चैरिटी रिस्टोर्ड, ये टॉपिक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो मदर टेरेसा वाला एनजीओ था उस पर FCRA बैन लगा दिया गया था, फिर रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। तो देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। अगेन ये एक और ऐसा टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट परमिट्स नीट काउंसलिंग अंडर प्रेजेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा। तो जब मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में आपसे बात की थी, पैनल की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 8 लाख रुपए की इनकम लिमिट को जस्टिफाई किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया था कि ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो जस्टिफाइड है, हम इस साल 8 लाख की लिमिट के बेसिस पे ही एडमिशन भी अलाउ कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन अगले साल मार्च में, यानी इस साल 2022 मार्च में, ये बात मैं कर रहा हूं जो दिसंबर में प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो जनवरी में जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने कहा कि हम बेसिकली मार्च 2022 में 8 लाख रुपए की लिमिट को दोबारा रिकंसिडर करेंगे। इस साल तो हम एडमिशन ग्रांट कर रहे हैं, बट अगले साल के एडमिशन से पहले हम ये 8 लाख रुपए की लिमिट वाला मैटर दोबारा से सुनेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिकली और अपडेट हुआ। अब देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेंटर अवेटिंग रिपोर्ट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हाल ही में एक PIL के जवाब में गवर्नमेंट ने कहा कि हमने 21st लॉ कमीशन को ये काम दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर विचार करने का, और हम उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, पहले तो ये समझते हैं। देखो, हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, जो हर धर्म के अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हिंदू पर्सनल लॉ से, मुस्लिम धर्म में शरीयत से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं जिनसे ये गवर्न होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन सब मैटर्स में एक सिंगल लॉ बनाया जाए, रिगार्डलेस ऑफ कि आप कौन से रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हो, वो सिंगल लॉ एप्लीकेबल हो। क्यों? क्योंकि हर धर्म के पर्सनल लॉज में अपने अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पता है नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, यानी लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते, ठीक है। गवर्नमेंट अगर उनको इंप्लीमेंट नहीं करे तो आप उसको बेसिकली लीगल फाइट में नहीं लेकर जा सकते। तो फिर इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया जा चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार, अलग अलग कोर्ट्स ने कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल लॉज में बहुत तरह की अनॉमलीज हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर के बार बार बात होती है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मैटर रहा हो, हिंदू धर्म के अपने पर्सनल लॉज में कुछ प्रॉब्लम्स थी, आपके डाउरी को लेकर के, या ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि आप एक कॉमन लॉ बना दो सारे धर्मों के लिए। तो बेसिकली 21st लॉ कमीशन को ये काम दिया गया है। UCC वुड प्रोवाइड वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एक्सेट्रा। आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया जाता है, और अंडर आर्टिकल 37 SP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो जस्टिशियब ग्राउंड में आपको बता चुका हूँ। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ और अपडेट होता है तो हम कुछ और बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है।
देखो गुजरात हाईकोर्ट में अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। वहाँ एक जर्नलिस्ट जब बात करने के लिए उठे तो उनको गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि भैया आप इंग्लिश में बात करो क्योंकि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो हमारे लिए बैकग्राउंड फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, हिंदी चलेगी, इंग्लिश चलेगी, कोई रीजनल लैंग्वेज चलेगी, तमिल चलेगी, मराठी चलेगी, कौन सी लैंग्वेज है जो हिंदुस्तान की कोर्ट्स में चलनी चाहिए। ठीक है, तो रिसेंटली गुजरात हाईकोर्ट हैज आस्क्ड द जर्नलिस्ट फेसिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश एज दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ द हायर जुडिशरी। तो अपन थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझते हैं। आर्टिकल 348 क्लॉज 1 कहता है कि ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। बेसिकली आर्टिकल 348 क्लॉज 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हायर जुडिशरी होती है वहां पर जो भी काम होगा वो इंग्लिश में होगा। और 348 क्लॉज 2 ये कहता है कि गवर्नर जो है, ठीक है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज इन द हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 348 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की परमिशन से उस स्टेट की हाई कोर्ट में इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा को परमिट करवा सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही चलेगी, सुप्रीम कोर्ट में हर मैटर में इंग्लिश ही चलेगी, हाई कोर्ट में भी इंग्लिश चलेगी, लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेकर के कोई और लैंग्वेज अलाउ कर सकता है। और रिगार्डलेस ऑफ कि वो कौन सी लैंग्वेज परमिट करता है, जो जजमेंट है या जो ऑर्डर है वो तो इंग्लिश में ही आएगा। यानी हो सकता है हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो बातचीत हो रही है जज में, प्रोसीडिंग्स में, विटनेस में, वो सारी चीजें हिंदी में भी हो रही है, लेकिन जो अल्टीमेट ऑर्डर आएगा वो तो इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 348 क्लॉज 2 कहता है। अब कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी ये काम हो चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हिंदी में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है। ठीक है, तो प्राइमरी लैंग्वेज क्या चुनी गई हायर जुडिशरी की? फिर इंग्लिश, क्योंकि अल्टीमेटली काम जो हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इंग्लिश एज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखो एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है 1963, ये क्या कहता है कि गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की परमिशन से जो जजमेंट है वो भी हिंदी में निकलवा सकता है। अभी हमने क्या कहा था, जजमेंट सिर्फ इंग्लिश में आएगा, जजमेंट हिंदी में भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी में आएगा तो फिर इंग्लिश में नहीं आएगा। मतलब इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, अगर गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की परमिशन से उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करवा सकता है, लेकिन जजमेंट ओरिजिनली जो आएगा वो तो इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, सो इट एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द यूज ऑफ हिंदी इन एडिशन टू इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, तो अगेन जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रही इस केस में भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई वो अप्रूवल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी है प्रोसीडिंग्स है, जो भी सारा काम है, ऑर्डर है, डिक्री है, जजमेंट है, वो सब कुछ इंग्लिश में आएगा। अच्छा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या होगा? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में रीजनल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 137 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये कहता है कि जो इस कोड के आदेश से पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में लैंग्वेज चल रही थी वही लैंग्वेज को कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, जजमेंट को इंग्लिश में भी पास किया जा सकता है। तो जनरली जो प्रिवेलिंग लैंग्वेज ऑफ द स्टेट होती है वो लैंग्वेज में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज में था? वैसे तो बहुत वजहों से न्यूज में रहता ही है, बट यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वो इस बारे में बात कर रहा हूं कि 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स इसमें आए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते हैं यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल और भी मेंबर्स होते हैं जो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में माने जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनाया गया था और जो नए नॉन परमानेंट मेंबर्स इसमें चुने गए इनमें अल्बानिया है, ब्राजील है, गैबोन है, घाना है और यूएई है। इनमें से अल्बानिया ने पहली बार इसे ज्वाइन किया। देखो, मेंबरशिप अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की देखी जाए तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो आप सबको पता है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर्स है तो बदलते रहते हैं, 2 साल के लिए एक बार चुना जाता है, एक टेन्योर जो होता है वो 2 साल का होता है और हर साल 5 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और 5 नए मेंबर्स ऐड हो जाते हैं। तो इस साल 5 मेंबर्स रिटायर हो गए, जो 5 नए मेंबर्स ऐड हुए उनमें अल्बानिया है, ब्राजील है, गैबोन है, घाना है और यूएई है। ये एक फैक्ट आप थोड़ा याद रख लें कि अल्बानिया इज ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मे बी आपसे एक वन लाइनर पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा नया नॉन परमानेंट मेंबर ज्वाइन किया है जिसने पहली बार ज्वाइन किया है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में फॉर्म हुई थी। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं,
जो मेन काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यूएन के सबसे प्रिंसिपल, सबसे पावरफुल ऑर्गन माना जाता है। इसकी अपनी खुद की इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। यूएन के लगभग सारे ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के, जिसके हेडक्वार्टर्स हेग नीदरलैंड्स में है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 15 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स परमानेंट कौन से हैं, फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में भी हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, प्रेसिडेंसी जो है वो एक महीना 15 मेंबर्स के बीच में रोटेट होती रहती है। ठीक है, हर महीने एक नया प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, जैसे इंडिया अगस्त में प्रेसिडेंट बना था, अगर आपको याद हो, तो फिर अभी दिसंबर में दोबारा प्रेसिडेंट बनेगा। इंडिया भी इस समय नॉन परमानेंट मेंबर्स में से है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी क्या किया है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जो इलेक्शन में जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो जो पैसा खर्च करते हैं उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए भी, यानी जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसके लिए भी, और जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट में इलेक्शंस होते हैं उनके लिए भी। तो आपको पता है अभी 5 जगहों पर असेंबली इलेक्शंस होने, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो एक्सपेंडिचर लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है, देखो छोटे स्टेट्स के लिए देखो जो रेंज थी वो थी 54 से 70 लाख। ठीक है, असेंबली जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा हूं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो लिमिट थी वो 54 से 70 लाख के बीच में थी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टेट है। ठीक है, छोटे स्टेट्स में कम होगी, बड़े स्टेट्स में ज्यादा होगी। ठीक है, उसको बढ़ा करके 70 से 95 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और फिर असेंबली इलेक्शंस, यानी जो हमारे स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, उनमें जो लिमिट थी वो 20 से 28 लाख थी, उसे बढ़ा करके 28 से 40 लाख रुपए कर दिया गया। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है। वैसे देखो एक इंटरेस्टिंग बात ये कि ये एक ओपन सीक्रेट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये लिमिट्स जो हैं इससे काफी ज्यादा पैसा इलेक्शंस में खर्च किया जाता है। ठीक है, तो अब जो लिमिट आप यहां देख रहे हो कि अब जो लिमिट क्या है 28 से 40 लाख, पहले क्या थी 20 से 28 लाख, अब 28 से 40 लाख असेंबली इलेक्शंस में हो गई। तो अभी 5 जगह इलेक्शंस होने, 5 में से बड़े स्टेट्स देखे जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जो है बड़े स्टेट्स हैं, वहां पे 40 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी, यानी कंटेस्टेंट जो है 40 लाख रुपए तक अपने इलेक्शन में पैसा खर्च कर सकता है। और छोटी जगह देखा जाए तो गोवा, मणिपुर, यहां पर 28 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी, यानी गोवा और मणिपुर जैसे स्टेट्स में जो कैंडिडेट है वो अपने प्रचार के लिए 28 लाख रुपए इलेक्शन में खर्च कर सकता है। ठीक है, इससे पहले कब इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट बढ़ाई गई थी, 2014 में। 2014 में लिमिट बढ़ाई गई थी, और अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमेटी सेटअप की, और कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि 2014 के बाद से महंगाई काफी बढ़ गई है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में भी बहुत फर्क आया है, इसलिए जो है ये एक्सपेंडिचर की लिमिट को बढ़ाई जाए। 2020 में कमेटी फाइंड आउट की गई थी और इसने रेकमेंड किया कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट को बढ़ा देना चाहिए। अब थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं हम। सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि हर कैंडिडेट को इलेक्शन में जो भी उसने पैसा खर्च किया उसका एक ब्यौरा, उसका एक रिकॉर्ड बना करके रखना होता है, और ये उसको सबमिट करवाना होता है विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शंस, यानी अपना इलेक्शन खत्म होने के 30 दिन के अंदर उसको इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी देनी होती है कि उसने इलेक्शन में कितना पैसा किन किन हेड्स पे खर्च किया है। ठीक है, अगर ये पाया जाता है कि उसने जो अकाउंट दिया है वो इनकरेक्ट है, या जो खर्चा किया है वो बियॉन्ड कैप है, जितना पैसा खर्च करने की उसको परमिशन थी उससे ज्यादा उसने पैसा खर्च किया है, तो इट कैन लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, जैसा मैंने कहा ये एक ओपन सीक्रेट है कि जितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, जितना पैसा खर्च करना अलाउड है, उससे काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है ये, मगर उसके बावजूद चीजें खैर चल रही है। ठीक है, अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में एक ब्रिज बनने को लेकर के अपडेट आया, अगेन वन लाइनर अपडेट है। तो इंडिया के धरचूला से नेपाल के धरचूला तक बेसिकली ये ब्रिज बनाया जाएगा 3 साल के टाइम पीरियड में, विद इन 3 इयर्स ये ब्रिज बनाया जाएगा। न्यू ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया एंड नेपाल ओवर महाकाली रिवर टू लिंक धरचूला इन उत्तराखंड विद नेपाल्स धरचूला। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रिज इंडिया और नेपाल के बीच में बनाया जाएगा, वन लाइनर। नेशनल वाटर अवार्ड्स अनाउंस किए। नेशनल वाटर अवार्ड हर साल जल शक्ति मंत्रालय देता है, 2018 में नेशनल वाटर अवार्ड्स देने शुरू किए गए थे, और वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन से स्टेट में सबसे अच्छा वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स हो रहे हैं उस हिसाब से नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस साल देखा जाए तो नंबर 1 स्टेट जो नेशनल वाटर अवार्ड्स में किया गया है वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद फिर राजस्थान और तमिलनाडु इसमें आए। ठीक है, जो अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश का तो मुझे नहीं पता, मतलब उत्तर प्रदेश इज अ प्लेस जो प्लेन्स में आता है, वहाँ पे काफ़ी गंगा नदी बहती है, काफ़ी पानी वैसे भी रहता है, बट हाँ राजस्थान जैसे स्टेट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पर आए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अवार्ड्स अनाउंस किए, 2018 से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया में दुनिया की 16% पॉपुलेशन बसती है, यानी पूरी दुनिया का 16% जनसंख्या जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में,
और पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में से सिर्फ 4% हिंदुस्तान में। तो यानी हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। एक्चुअली वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए एक लग्जरी नहीं या हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट इट इज अ नेसेसिटी फॉर अस, जो हमें करना चाहिए। देखो, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, ये अभी दौरे पर हैं आइलैंड कंट्रीज के, और मालदीव्स गए ये, फिर श्रीलंका गए। हम दोनों टूर्स के बारे में बात करेंगे। मालदीव्स में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए हैं, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था चाइना की एक स्ट्रेटेजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसके थ्रू वो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करके इंडिया को एनसर्कल करने का प्लान है उनका। तो मालदीव्स हाल ही में ये गए और मालदीव्स में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डील्स की। सो मालदीव्स एंड चाइना साइंड की बायलैटरल एग्रीमेंट्स ड्यूरिंग चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यीज विजिट, ठीक है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में 50 इयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी कंप्लीट हुए थे और एक स्पेशल लोगो इस मौके पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने एक लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया। वहां पर एक ब्रिज है, 1.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जो उनकी कैपिटल माले को एक आइलैंड हुलहू माले से बेसिकली लिंक करता है, ठीक है। और इस ब्रिज को मेंटेन करने के लिए मालदीव्स ने चाइना से मदद मांगी। तकरीबन $200 मिलियन का चाइनीज असिस्टेंस ऑलरेडी इस ब्रिज पे लगा हुआ है। इसके अलावा एक डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो है, सी वाटर डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट, मतलब बेसिकली समुद्र से पानी का खारापन कम करने के लिए एक प्रोजेक्ट, और एक हेल्थ सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर के भी चाइना और मालदीव्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ। देखो, ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल, ठीक है। ये वन लाइनर नहीं है, मतलब वन लाइनर है अपनी जगह पर, बट AIIB का बैकग्राउंड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो AIIB के 5 वाइस प्रेसिडेंट से 5 में से एक ये चुने गए हैं, उर्जित पटेल साहब, ठीक है। और ये फॉर्मर इंडियन जो यहाँ पर थे DJ पांडियन की जगह पर उर्जित पटेल साहब आएंगे। इन्हें वाइस प्रेसिडेंट चुना गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। अब AIIB के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। देखो, ये जब बना था तब ये एक तरीके से वर्ल्ड बैंक का काउंटर था, और एशियन कंट्रीज के लिए बेसिकली इसका जो प्लान था वो ये था कि एशियन कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक बैंक बनाया जाए। इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग में, इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर चाइना है, उसके बाद हिंदुस्तान है। इसके चीफ फॉर्मर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जिन लिकून है, ठीक है। तो AIIB एक बहुत बड़ा बैंक है। इंडिया में काफी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने सैंक्शन किए, काफी सारा इन्वेस्टमेंट AIIB का इंडिया में रहा है, ठीक है। और उर्जित पटेल का यहाँ पर जाना एक अच्छी बात है। तो AIIB इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक विद अ मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया। दिसंबर 2015 में इसका एग्रीमेंट साइन हुआ था। जनवरी 2016 से इन्होंने काम करना शुरू किया था। हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है, मेंबर्स 104 है, प्रेसिडेंट जिन लिकून है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चाइना बिगेस्ट शेयर होल्डर है, इंडिया सेकंड बिगेस्ट है। इंडिया में तकरीबन 28 प्रोजेक्ट्स में इनकी फंडिंग है। $6.7 बिलियन तक का फंडिंग इन्होंने इंडिया में किया है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव। वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया गया। वीर बाल दिवस जो है वो December 26 को डिक्लेयर किया गया। देखो, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के तौर पर मनाएंगे। किनकी याद में? जो गुरु गोविंद सिंह जी के सन्स थे, जो उनके 4 सन्स थे, जिनको हम 4 साहिबजादे कहा जाता है, उनकी याद में और उनकी बहादुरी को कमेमोरेट करने के लिए December 26 को वीर बाल दिवस डिक्लेयर किया गया। तो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 26 दिसंबर एज वीर बाल दिवस टू पे होमेज टू द करेज ऑफ साहिबजादे। 4 बेटों के नाम क्या थे उनके? साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, ठीक है। देखो, हालांकि उनके चारों बेटे शहीद हुए थे, ठीक है। चारों बेटों को खालसा पंथ में लिया गया था, फिर चारों बेटे शहीद हुए, मगर ये जो पर्टिकुलर डे है December 26, इस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह साहब की शहादत को नमन किया जाता है, क्योंकि इस दिन इन दोनों की हत्या कर दी गई थी एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 6 and 9 मुगल फोर्सेस द्वारा। सिर्फ 6 और 9 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया था, और इसीलिए इस दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने की बात की गई है। तो इन्हें बेसिकली आनंदपुर साहिब में औरंगजेब की फोर्सेस ने घेर लिया था, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो आपको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। और इन्होंने बड़ी बहादुरी से उसे मना कर दिया, और फिर इन्हें जिंदा चुनवा दिया गया, ब्रिक्स में इन्हें चुनवा दिया गया। सिर्फ उस छोटी सी उम्र में, 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में ये शहीद हो गए, और इसी बहादुरी को नमन करते हुए
ये वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करने की बात की गई है 26 दिसंबर के। तो एक और दिन है जो अब हमें प्रिपेयर करना है, वीर बाल दिवस। ठीक है, जैसा मैंने कहा वेंग यी साहब यात्रा पे थे श्रीलंका, मालदीव्स के बाद फिर वो श्रीलंका गए। और श्रीलंका में देखो, श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत अभी बहुत खराब है, ये आप लोगों को पता है। श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपाक्सा, इन्होंने श्रीलंका में को जो डेट है, चाइना ने बहुत सारा पैसा श्रीलंका को दिया है, उन्होंने कहा हम डेट को रीस्ट्रक्चर करें, हमें थोड़ी सी पेमेंट टर्म्स में छूट दें, क्योंकि श्रीलंका इस समय बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है। तो उस पर उन्होंने एक रिक्वेस्ट प्रपोजल दिया। ऐसा प्रपोजल वो हिंदुस्तान को भी दे चुके हैं, हिंदुस्तान से अभी तक कोई रिप्लाई उनके पास आया नहीं है, और अभी हाल ही में चाइना को उन्होंने ये प्रपोजल दिया। ठीक है, तो श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपाक्सा आस्क्ड चाइना टू हेल्प रीस्ट्रक्चर द डेट पेमेंट्स। ठीक है, वेंग यी साहब वहां पर गए हुए थे। इंडिया को भी एक प्रपोजल उन्होंने फरवरी 2020 में इस तरह का दिया था, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है। अगर हम चाइना श्रीलंका की बात करें तो चाइना इज श्रीलंका 4th बिगेस्ट लेंडर, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान के बाद सबसे ज्यादा पैसा श्रीलंका को चाइना ने ही दिया हुआ है। श्रीलंका ओवर $5 बिलियन अमाउंटिंग टू अबाउट 10% ऑफ द कंट्रीज टोटल फॉरेन डेट। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम ट्रेड डेफिसिट भी चाइना श्रीलंका का काफी है। चाइना इज श्रीलंका लार्जेस्ट पार्टनर फॉर इंपोर्ट्स विद 22% ऑफ नेशंस इंपोर्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना, यानी श्रीलंका का तकरीबन 22% इंपोर्ट्स जो है वो चाइना से आता है। तो जब इतना पैसा चाइना से श्रीलंका में आ रहा है तो ऑब्वियसली श्रीलंका के ऊपर काफी प्रेशर है। हमने ऑलरेडी भी बात की थी, वहां पर हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भी चाइना चला रहा है। तो चाइना का एक बहुत जबरदस्त दबदबा जो है वो श्रीलंका में है। ऑलराइट गाइस, ऑन दिस नोट आई विल रैप अप दिस वीडियो। यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट एक तरीके से देखा जाए जनवरी 1 to 10 पूरा पार्ट 3 तक सीरीज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम इसके आगे की डेट्स पर जाएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।